नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। So this is the explanation second. Which explanation? Explanation second. And now I read it for you. What is this? Any property. Which property? Which is acquired by a person when? After. Acquired after. Which after? After the presentation of his application. Which application? Application for permission. Permission for what? Permission to sue as an indigent person. So he has acquired a property after the presentation of the application for permission to sue as an indigent person and before the decision of the application. तो this is the direct language जो मैंने कोशिश की कि आप इसे पढ़ें। अब मैं आपको दूसरे स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। प्लीज सी दिस। नहीं, अभी इसी को समझिए, पहले आप इसको समझिए। दिस इज द एनी प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय द एप्लीकेंट। फाइन। कब एक्वायर्ड, कब किया उसने? आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड बिफोर द डिसीजन ऑफ द एप्लीकेशन। इसको समझ लीजिए आप ढंग से, मेरी तरफ देख करके आइए। तो नाउ दिस इज द केस व्हेन द पर्सन हु इज अप्लाइंग टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन एंड ही इज सीकिंग परमिशन दैट ही हैज एक्वायर्ड सम प्रॉपर्टी। ये कब को डील कर रहे हैं, कौन सी सिचुएशन को डील कर रहे हैं? एक्सप्लेनेशन सेकंड। व्हेन द पर्सन, किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? जो व्यक्ति एक निर्धन व्यक्ति के रूप में सूट को फाइल करना चाहता है, ऑर्डर 33 के प्रोविजंस के अनुसार अपने सूट को लाना चाहता है। ही हैज एक्वायर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी, दिस इज द सिचुएशन। उसने कोई प्रॉपर्टी, संपत्ति अर्जित की है। कब की है? ड्यूरेशन कौन सी है? वो ड्यूरेशन है आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ हिज एप्लीकेशन। उसने जो एप्लीकेशन कोर्ट में दी है परमिशन के लिए, उस एप्लीकेशन को देने के बाद और उस बिफोर द डिसीजन ऑन सच एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन पर डिसीजन होने से पहले। तो दिस इज द डिफरेंस। ये जो ड्यूरेशन है, ये देखिए आप, ये जो ड्यूरेशन हुई है, देख रहे हैं आप स्लाइड में, देखिए ये जो ड्यूरेशन है, ये आफ्टर प्रेजेंटेशन एंड बिफोर द डिसीजन। इस ड्यूरेशन में उसने प्रॉपर्टी एक्वायर की है। इस प्रॉपर्टी का क्या होगा? इस प्रॉपर्टी के बारे में समझिए। ये होगा एनी प्रॉपर्टी विच इज एक्वायर्ड, दिस प्रॉपर्टी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन कंसिडरिंग द क्वेश्चन वेदर और नॉट द एप्लीकेंट इज इंडिजेंट पर्सन। दिस इज एक्सप्लेनेशन सेकंड। समझ लीजिए क्या कह रहा हूं मैं आपको। ऐसी प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, उस प्रॉपर्टी को आप अकाउंट करेंगे। जब उसके असेट्स का एस्टिमेशन होगा तो उसको उसका असेट माना जाएगा। सपोज कीजिए एप्लीकेशन से पहले उसकी वर्थ थी 1 लाख रुपया,
अब उसने प्रॉपर्टी एक्वायर की है 1 लाख रुपए की, तो अब उसकी प्रॉपर्टी टोटल इन द आई ऑफ लॉ कितनी हो गई? 1 लाख जमा 1 लाख यानी कि 2 लाख रुपए की वैल्यू हो गई। अब 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के बाद में क्या उसको इंडिजेंट माना जाए या नहीं माना जाए, ये डिसीजन करना पड़ेगा। तो दिस प्रॉपर्टी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो नंबर 1 अगर प्रॉपर्टी में बना दूं मैं क्वेश्चन, देखिए कैसे बनेगा। स्टेटमेंट नंबर 1, प्रॉपर्टी exempt from the attachment in execution decree shall be excluded. Statement number 2, subject matter of the suit shall be excluded and the property acquired after presentation of the application and before the decision thereon shall be taken into account. तो which out of the following statements are correct? All above are correct. हिंदी में समझ लीजिए। नंबर 1 वाक्य है, ऐसी संपत्ति जिसको कुर्क नहीं किया जा सकता उसको उसके, देखिए हिंदी में बहुत अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है, ये क्वेश्चन आपके पास। वाक्य नंबर 1 कि जो सूट प्रॉपर्टी है, जो वाद संपत्ति है, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। वाक्य नंबर 2, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कुर्क नहीं किया सकता उसको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 ये भी सही हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी का अर्जन एप्लीकेशन देने के बाद में और उस डिसीजन से पहले किया गया, उस प्रॉपर्टी को आप कंसिडर करेंगे, उस प्रॉपर्टी को उसकी संपत्ति माना जाएगा। तो ये वाक्य सारे सही है, नहीं है? ऑल दीज 3 वाक्य जो स्टेटमेंट्स हैं दीज आर करेक्ट। तो इस प्रकार से देखिए टेक्निकल स्टेटमेंट से जो लीगल पॉइंट्स हैं इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। तो मैं क्यों इसलिए बता रहा हूँ, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। हु इज़ द इंडियन पर्सन, ये बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए, और यहाँ से बहुत मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आपके बनेंगे अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको एक केस लॉ है, प्लीज सी द स्लाइड्स, इसको पढ़ लीजिए। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स ज्यूरिस्टिक पर्सन एज वेल। केस का नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादेर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स द ज्यूरिस्टिक पर्सन, दिस इज द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादेर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन। नॉट इंपॉर्टेंट, मैं इसका एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है, कीप इट इन माइंड, बस ये ध्यान रखना। अब now come to the explanation third. I read it for you. Where the plaintiff sues in the representative capacity. इसको ध्यान रखना, क्या? Where the plaintiff sues in a representative capacity. The question whether he is an indigent person shall be determined with reference to the means possessed by him in such capacity. So I read it for you. अब मैं आपको समझाता हूँ उसको है क्या इसका मतलब। Please see this side. So please see this side. See, explanation 3 is dealing with a situation when you are plaintiff, no doubt, but you are suing in the representative capacity, and we have dealt so many times what do you mean by the representative capacity. फिर भी समझाता हूँ। Suppose you are the principal of any institution or you are the manager of a company. आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं and now you are bringing a suit as if in that capacity. तो there are two personalities. There is a personal capacity. You may be the Mr. Surinder Sharma. Surinder Sharma, you are Surinder Sharma in the personal capacity, but you are the manager of the company in the representative capacity. समझे आप? तो when you are bringing the suit as a representative of someone in a representative capacity, and then you want to bring a suit as an indigent person, then in that case your personal assets will not be counted. आपकी पर्सनल कैपेसिटी में है ही नहीं बात वो। तो आपके जो असेसमेंट होगा assets का, whether ये डिटर्मिनेशन होगा whether he is an indigent person or not, that shall be determined with the reference of the means possessed by him in such capacity. Means as a manager की कैपेसिटी में उसके पास कितने मीन्स है, मैनेजर के नाम पे जो अकाउंट है उसमें कितने पैसे हैं, वो जिस ऑफिस में बैठा है उसकी वैल्यू कितनी है, पर उस कैपेसिटी में उसके एस्टिमेशन होगा। तो दिस इज व्हाट रूल 1 के जो एक्सप्लेनेशन में 1 2 3 एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन 2 एक्सप्लेनेशन 3 इसके क्यूमुलेटिवली हम डिटरमाइन करते हैं। दिस इज द प्रोसीजर टू डिटरमाइन द रूल्स एंड प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर ए पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन और नॉट। नाउ आफ्टर दिस वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट रूल, दैट इज व्हाट रूल 2। 1A हम बाद में पढ़ेंगे, वी विल कम टू द रूल 2 नाउ। प्लीज कम टू द रूल 2 नाउ। थैंक यू। दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए। हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए
तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।